जय गुरु जी। कभी सोचा भी नहीं था कि कहाँ कहाँ गुरु जी का निवास होगा। पूरे वर्ल्ड में है। संगत को, सारी संगत को जय गुरु जी। हर पल का शुक्राना, जैसे आंटी बोल रहे हैं, हर पल का शुक्राना ही शुक्राना। जो पल आया है वो इतना सुंदर है, और जो पल आएगा वो उससे भी सुंदर होगा। ये गुरु जी ने सबसे वादा किया है, और ये वादा इतना सुंदर है कि कुछ है ही नहीं इसके आगे। जहां देखो गुरु जी ही गुरु जी। गुरु जी वाले हैं हम तो। डुगरी वाले ने हमको गुरु जी वाले बना दिया। जहां देखो कार के पीछे स्टिकर, ऑटो के पीछे स्टिकर, बस के पीछे स्टिकर, सब जगह स्टिकर्स ही स्टिकर्स लगे होते हैं गुरु जी। वहीं पे आंखें झुक जाती हैं और हाथ ऐसे हो जाता है, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं 2004 शिवरात्रि वाले दिन से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। बहुत टाइम हो गया। जुड़ी तो तब थी, लेकिन पता नहीं कितने जन्मों जन्मों का मेरा उनके साथ संबंध है। और आगे भी मैं हमेशा चाहूंगी कि मेरा संबंध गुरु जी के साथ बना रहे। शिवरात्रि पे गुरु जी ने मुझे बुलवाया। मेरे को मैसेज आया, मेरी सिस्टर ने दिया कि तुझे और तेरी मम्मी को लेके जाना है गुरु जी के पास शिवरात्रि वाले दिन। वहां हम पहुंचे, बड़े मंदिर, बड़ी दूर था। ढूंढते ढूंढते पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो वहां का नजारा ही कुछ और था। ऐसा लगा स्वर्ग में आ गए हैं। बड़े बड़े टीवीज लगे हुए, लेकिन संगत इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है। लिमिटेड संगत होगी, कोई 1,000 1,500 लोग ज्यादा से ज्यादा, जो सिर्फ बड़े मंदिर के हॉल में ही सब समाये हुए थे। बाहर बड़े बड़े टीवीज लगे हुए, वहां गुरुजी को देखा। इतने ब्यूटीफुल गुरुजी, काला चोला पहना हुआ, उसके ऊपर रूबीज, डायमंड, सफायर्स, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ। मैं तो देखती जा रही, और मेरे को ये लगा यहाँ की संगत भी कितनी एलीट है। ये लगा ये तो रिच लोगों के गुरुजी हैं। लेकिन रिच क्या, यहाँ तो सारे बराबर ही हैं। जब प्रसाद खाने को मिला, लंगर खाने को मिला, तो एक ही थाली में 4 लोगों ने खाया। तो कौन गरीब कौन अमीर, सब बराबर कर दिया गुरुजी ने। वहीं ये बता दिया कि सब बराबर हो आप लोग। मैं देखती रही, उनको निहारती रही, बार बार सोचती रही, गुरुजी ऐसे होते हैं। हमने तो भगवे चोले में देखे थे गुरुओं को, जब बचपन में छोटे थे। कभी हरिद्वार मम्मी डैडी लेके जाते थे, कभी कहीं, कभी हमारे घर में आते थे। सब भगवे चोले में होते थे। ये तो मैं एडमायर ही करती रह गई, और ये सोचती रह गई कि मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था काले रंग नहीं पहनना है। तो जब मैंने देखा कि काला रंग गुरुजी ने पहना है, तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। मैंने भी काला रंग पहनना शुरू कर दिया। और मेरे जो वार्डरोब खोलते हैं तो उसमें व्हाइट और ब्लैक भरा पड़ा है सारा मेरा वार्डरोब उससे। खैर, शिवरात्रि वाले दिन जब वहाँ जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, और जब जब कार में आके बैठे, मैं अपनी दोनों डॉटर्स को लेके गई। एक मेरी डॉटर 3 साल की थी उस टाइम, और एक मेरी डॉटर 4 या 5 महीने की थी। उन दोनों को लेके गई, मम्मी को नहीं ले जा सकी। तो जैसे ही एंटर किया मैंने ये दरबार में, बड़े मंदिर के हॉल में, तो गुरुजी बोलने लगे, आजा ब्यूटी पार्लर वाली आंटी। तो मैं आगे पीछे देखने लगी किसे बुला रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ, ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, लेकिन गुरुजी को कैसे पता मैं ब्यूटी पार्लर वाली आंटी हूँ। वहां पे अंकल आंटी सबको बुलाया जाता था। गुरुजी जो जेंट्स होते थे उनको अंकल, और जो लेडीज होती थी उनको आंटी से बुलाते थे। और यही आज तक हम अंकल और आंटी ही बोलते हैं सबको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अंदर गई, पास गई जब उनके, तो मैं अपना पर्स खोलने लगी तो कहते हैं कोई लोड़ नहीं है माँ दी तस्वीर निकालने की, मैंने ब्लेस कर देता है, तू घर जा। मैंने
बोला गुरुजी मैं ब्यूटी पार्लर वाली आंटी, मेरे को आपने बुलाया था? तो बोले हाँ तुझे ही बुलाया था मैंने। तो मैं चुप हो गई, थोड़ी सी डर गई कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं ब्यूटी पार्लर वाली हूँ। फिर कार में आए। जब कार में आए तो इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी कार में, समझ नहीं आया, मैंने तो कोई फूल नहीं उठाया, कुछ नहीं उठाया, पूरे घर तक वो फ्रेग्रेंस रही। वो बाद में पता चला वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती है। और घर पहुंची तो भी फ्रेग्रेंस आ रही थी। जब मैं घर के अंदर मैंने कदम रखा तो भी पूरे घर में फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस। खैर सोचते सोचते और यही सोचती रह गई कि हम कहाँ गए थे आज, और कैसे ये गुरुजी हैं, क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिमाग परेशान और हैरान था। फिर दो ऐसे सोचते सोचते और करते करते बच्चों को सुलाते 2 ढाई बज गए। 4 बजे मेरा डॉग मेरे को बहुत उठाने लग पड़ा। वो उठाता था, उसको बाहर जाना होता था तो बहुत उठा रहा। मैंने बोला हट डम डम, मुझे मत तंग कर, मुझे सोने दे, मैं थक गई हूँ। वो इतना चिल्लाया, मतलब इतना उसने मेरे कपड़े खींचे, मेरी रजाई उतारी। सर्दियों के दिन थे, फरवरी का महीना था। मैंने जैसे ही ड्राइववे में दरवाजा खोला तो वो कार की तरफ गया। कार वहां पे मेरी पार्क थी, तो कार के ऊपर ऐसे पंजे करने लगा, ऐसे ऐसे करके। तो मैं कार के अंदर मैंने झांका तो देखा गुरुजी कार के अंदर बैठे हुए। मैं इतना डर गई और मैंने ये बोला गुरुजी आप यहाँ कैसे आए? मैंने तो गेट को ताला लगाया हुआ है। तो वो बोले गुरुओं नु कोई तालियां दी लोड़ नहीं होती। मैं फिर घबराई। मैंने बोला तो आप कार में क्यों बैठे हो? आपको अगर तालों की लोड़ नहीं है तो आप अंदर आओ। कहते मैं अंदर तो चक्कर मार आया, मां नहीं ना आई थी, उन्हों ब्लेस करन आया सी। मैं और घबराई। मैंने उनसे कई बातें करी, मन की बात, दिल की बात, लेकिन घबराते घबराते हाथ पैर कांपने लगे। अभी भी जब मैं आपसे सत्संग कर रही हूँ तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरी आवाज थरथरा रही है, क्योंकि वो एक मेरे लिए बड़ा ही अ, ऐसा मोमेंट था जिसको मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फटाफट मैंने दरवाजा बंद किया, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, क्या हुआ। मैं घबरा के अंदर भागती हुई आई। अंदर आई और मैं रजाई के अंदर ऐसे दुबक के लेट गई। और सुबह सुबह मैंने अपनी सिस्टर को 6 बजे फोन किया। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी कार में बैठे हुए थे। तो वो बोलती हो ही नहीं सकता, हम 5 बजे तक तो हम बड़े मंदिर में थे और गुरुजी हमारे साथ वहां बैठे हुए थे, तेरे को कोई सपना आया होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई सपना नहीं आया, मैंने साक्षात गुरुजी को देखा है। तो कहने लगी कि अच्छा मैं आज शाम को एम्पायर स्टेट जाऊंगी तो मैं पता करूंगी, गुरुजी से वहां पे पूछूंगी कि आप गए थे कि नहीं गए थे। खैर शाम पूरा दिन मैं इंतजार करती रही कि शाम होगी तो दीदी जाएंगी वहां पर। गई वो, एम्पायर स्टेट गई। उन्होंने उन्होंने बोला गुरुजी आप मम्मी के पास, बस इतना ही बोला तो बोलने लगे सियानी निकली ना तेरी बहन, बाहर आ गई। तो उन्होंने बोला आप वहां गए थे? उन्होंने कहा हाँ तेरी माँ नु ब्लेस करन गया सी, वो बेड रिडन है ना, उन्हों थोड़ा ब्लेस करन गया सी। तो मेरी सिस्टर ने मेरे को रात को बाहर निकलते ही एम्पायर स्टेट से फोन किया कि तू बिल्कुल ठीक थी, गुरुजी आए थे घर पे। और मैंने तुझे ऐसी गलत मलत बोला कि तूने कोई सपना देखा है या तू ऐसे ही बात बना रही है, ये वो ऐसे करके। फिर इतना अंदर से विश्वास होना शुरू हो गया कि हमने बड़े मंदिर सॉरी एम्पायर स्टेट जाना शुरू कर दिया। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन होते थे एम्पायर स्टेट के। वहां जाते थे, गुरबानी पाठ लगा होता था, उसके बाद चाय प्रसाद मिलती थी, चाय प्रसाद के बाद लंगर प्रसाद, जो 4 लोग सामने आपके आते थे उन्हीं के आगे थाली आ जाती थी। वो करने के बाद जल प्रसाद होता था, फिर उसके बाद आज्ञा लेनी होती थी गुरुजी से, और फिर हम घर आते थे। 4 दिन जाने के बाद भी मन नहीं भरता था। संडे के बाद ये लगता था ओहो अब 3 दिन घर पे रहना पड़ेगा। फिर
मेरी छोटी वाली डॉटर को तो मैं ज़्यादा करके घर ही छोड़ के जाती थी क्योंकि वो वहाँ पे रोती थी, कभी तंग करती थी। लेकिन बड़ी वाली डॉटर ने कमाल ही कर देती थी। वो 3 साल की थी और वो ऐसे मेडिटेशन करती थी, 2 घंटे चुपचाप बैठती थी। सेवादार वो उसको आने नहीं देते थे अंदर। वो बोलते थे नहीं या तो आंटी आप ऊपर जाके बैठो या फिर ये बच्चे को मत लाया करो। तो मैंने बोला कि गुरुजी ने आज्ञा दी है इसको लाने की। वो ऐसे चुपचाप बैठ के मेडिटेशन करती थी और गुरुजी ने सेवादारों को वहाँ बोला कि इसको मना मत किया करो। मैंने इसको ब्लेसिंग देनी है बहुत सारी। आज वो 20 साल की हो गई है, अच्छा पढ़ाई करती है, अच्छा करती है सब कुछ। छोटी वाली 17 साल की हो गई है। टाइम ऐसे बीतता ही गया, एम्पायर स्टेट का चक्कर लगता ही गया और हम जाते ही गए। एक दिन गुरुजी मेरे से बोले कि ब्यूटी पार्लर वाली आंटी अपनी गड्डी बदल दे। मैंने बोला गुरुजी मेरे पास मेरे लिए ठीक है, उस टाइम मारुति 800 थी मेरे पास। तो बोलने लगे नहीं गुरुजी वो आंटी अच्छी गड्डी ले, बड़ी गड्डी ले बच्चों वास्ते। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी। खैर मैंने उनका कहना नहीं माना। वो ऐसे होता था जो बोलते थे उनकी बात माननी पड़ती थी। अगर आप नहीं मानोगे तो वो किसी न किसी तरह वो ही हटा देते थे उस चीज़ को या वही ऐसा कुछ कर देते थे जिससे कि आपके आगे से वो चीज़ हट जाए। मैं एक दिन कार लेके मार्केट तक गई। मैंने सामने केमिस्ट शॉप पे गई। केमिस्ट शॉप से जब मैं बाहर निकली तो मेरी कार नहीं थी वहाँ पर। मैं इधर-उधर ढूँढने लग पड़ी, समझ नहीं आया। उन्होंने बोला कि पुलिस को रिपोर्ट करी, पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ से यूपी बॉर्डर जहाँ आप रहते हो, उस टाइम मैं दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में रहती थी, अब मैं नोएडा में रहती हूँ। तो ईस्ट दिल्ली से ये गाज़ियाबाद में एकदम फटाफट यूपी की तरफ गाड़ियाँ निकल जाती हैं, फिर उनका कुछ पता नहीं चलता। मैं उस दिन एम्पायर स्टेट ना जा सकी, इन्हीं चक्करों में पड़ी रही। गुरुजी ने मेरी बहन से पूछा, "आई नहीं तेरी बहन छोटी वाली?" तो वो कहने लगी, "मुझे नहीं पता, कहा तो था उसने कि मैं आऊँगी। पता नहीं क्या बात है गुरुजी।" तो ऐसे मुस्कुराने लगे गुरुजी। अगले दिन फ्राइडे था, मैं गई, हम लोगों ने टैक्सी करी और हम लोग गए वहाँ पर। जब गए तो बोलते हैं गुरुजी बोलते हैं, "चोरी हो गई गड्डी तेरी?" मैं फिर हैरान हो गई। मैंने बोला, "हाँ जी गुरुजी।" कहने लगे, "अब न नई गड्डी ले ले।" मैंने कहा, "ठीक है गुरुजी जो आ गया।" कहते, "गल नहीं ना सुनदी सी तू।" थोड़े महीनों बाद पता चला कि जो गाड़ी चोरी हुई थी उसमें 2 आदमी थे और उनकी इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट में मौत हो गई थी कि उन्होंने मेरे को इससे बचाया, इतने बड़े हादसे होने से बचाया। ये मेरे को ब्लेसिंग दी गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार को। मैं थोड़े दिन के बाद अपनी गाड़ी की चाबी लेके एम्पायर स्टेट में पहुंची। जब मैं पहुंची, जैसे ही मैं अंदर गई तो बोलते गेट्स ले लित्ती। मैं फिर हैरान हो गई, गुरुजी को कैसे पता चल जाता है हर चीज़। अरे हम लोग नहीं समझ पाए उनको कि ये तो भगवान है, इनको क्या नहीं पता चलेगा। इनको तो सब कुछ ही पता है, पल-पल का पता है हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ उनको ज्ञान है। फिर जब गेट्स ले लेती मैंने कहा हाँ जी गुरुजी ब्लेसिंग लेने आई हूँ आपसे ये गाड़ी की चाबी लेके। तो उन्होंने उसको ब्लेस किया और बोला कि तेरा काम भी अच्छा हो आगे। बस ये है कि जब से मैं उनके साथ जुड़ी नो लुकिंग बैक, कभी देखा ही नहीं पीछे मुड़ के, आगे ही आगे बढ़ती गई। फिर एक दिन मेरे से बोले छठ परे ये दयानंद विहार दिल्ली को, किसी खुली जगह बड़ी जगह पे जा जा। लेकिन इस चीज़ को करने में काफ़ी साल लग गए मुझे। मैं 2016 में नोएडा शिफ्ट हो गई। अपना अच्छा घर बनाया, सुंदर घर बनाया। सब अच्छा आराम से रह रहे हैं हम। हवा अच्छी है, पानी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ अच्छा लगता है। फिर एम्पायर स्टेट में एक दिन नवरात्रे चल रहे थे। मैंने नवरात्रों में फास्ट रखे हुए थे, तो मेरे अंकल मुझसे कहने लगे, "कैसे करोगी अब तुम? फास्ट रखे हुए हैं, लंगर का जब टाइम आएगा तो कैसे करोगी?" मैंने बोला,
कि मैं चुपचाप बाहर चली जाऊँगी और मैं लंगर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे फिर फास्ट सारे टूट जाते हैं। मैं छोटी-सी बचपन से 10-12 साल की थी तब से सारे नवरात्रे रखती थी। जब आ आज्ञा लेने के लिए आए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने बोला, "आज लंगर नहीं कीता ब्यूटी पार्लर वाली आंटी?" मैंने बोला, "गुरुजी आज तो मेरा फास्ट है नवरात्रों का।" कहते, "ये फास्ट-फूस्ट कुछ नहीं रखने मेरे पास आने के लिए। लंगर करो और ब्लेसिंग ले जाओ।" मेरे को वहाँ पे एक थाल भरा पड़ा था लड्डू प्रसाद का। उन्होंने लड्डू मेरे इतना सारा मुट्ठी भर के दिया, मैंने ऐसे करके लड्डू लिए और 2 बार, 3 बार उसमें भरते गए। इतना सारा भर गया कि मैं ऐसे करके उसको खाने लगी। एक बार प्रसाद लेके हाथ धो के जब अंदर आई तो गुरुजी ने फिर से मेरे को उतना ही और प्रसाद दिया। मैं थोड़ी-सी हैरान हो रही थी, अरे इतना प्रसाद कौन खाएगा? इतना सारा लड्डू मैं कैसे खाऊँगी? लेकिन मैंने खाया। 2-3 दिन के बाद लंगर प्रसाद में मिर्च का अचार आया। मेरे सामने मेनका गांधी बैठी हुई थी उस टाइम। तो ना उन्होंने खाया, ना मैंने खाया। जो हमारे साथ जो और लोग लंगर कर रहे थे, उन्होंने सारा खाया। तो गुरुजी बोलने लगे, "की गल है, दोनों ही नहीं मिर्चा खांदी पईयां?" मैंने बोला, गुरुजी बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैं मिर्च नहीं खा सकती।" तो बोलते हैं, "अच्छा आज तो खिला के ही भेजूँगा।" मेनका गांधी से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि मिर्च नहीं खा सकती, एसिडिटी हो जाती है। हम दोनों को इतनी मिर्ची खिलाई गुरुजी ने कि मिर्च का एहसास ही नहीं हुआ। पता ही नहीं चला कि ये इतनी तीखी चीज़ हम खा रहे हैं। ऐसे लगा जैसे कोई मिठाई खा रहे हैं। और उस दिन के बाद आज का दिन है, मुझे एसिडिटी की कभी प्रॉब्लम हुई नहीं, बिल्कुल ही नहीं हुई। हम हम जो सोचते हैं, वो गुरुजी को पहले ही पता चल जाता है। गुरुजी ने देखा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसकी एसिडिटी प्रॉब्लम कैसे दूर करनी है। एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई वहाँ पे सोच रही, गुरुजी इतने हेवी-हेवी चोलास पहन के बैठते हैं, ये सारा दिन भर में कैसे बैठते होंगे? क्या कैसे सारा डे स्पेंड करते होंगे अपना? ये मैं सोच रही वहाँ पे बैठे हुए, पता नहीं ऐसे ही ख़्याल आया। अगले दिन जब मैं एम्पायर स्टेट पहुँची तो 15-20 मिनट पहले पहुँच गई। अंदर गई तो वहाँ पे एक लकड़ी का एक साइड बोर्ड सा पड़ा हुआ था, उसके ऊपर गुरुजी के जैसे एक एक बैठे हुए थे। उन्होंने नाइकी की जूते और टी-शर्ट और जीन्स पहनी, ट्रैक बॉटम पहनी हुई। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मुझे लगा गुरुजी के कोई भाई होंगे। तो कहते, "क्यों हैरान होके देख रही आंटी? मैं ही यहाँ, एइयो सोच रही थी ना कल बैठे-बैठे।" अरे बाप रे! मैंने कहा, "हाँ गुरुजी, मैंने तो यही सोचा था और आपने मुझे आज बता दिया कि आप ऐसे रहते हो दिन भर।" वहाँ पे सोचने से भी उस दिन के बाद डर लगने लग पड़ा कि कुछ गलत ना सोच बैठूँ। कुछ ये ना हो जाए कि कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ उल्टा मैं सोचूँ, क्योंकि इंसान की फितरत ऐसी होती है कि कुछ भी सोचता है, अच्छी जगह जाके भी, और समझ नहीं आता कि हम क्या सोच रहे हैं। मेरे अंकल को न्यू लाइफ दी गुरुजी ने। 2007 में मेरे हस्बैंड मानेसर गुड़गाँव से आगे जगह में काम करते थे, जॉब करते थे और उनकी काफ़ी दिन से रोज़ रात को वहाँ 12 बजे चलते थे और 2 बजे घर पहुँचते थे। तो जब चलते थे तो मुझे फ़ोन करते थे कि मैं चल रहा हूँ यहाँ से, तो मुझे अंदाज़ा होता था कि 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में। 20 फरवरी 2007 ये दिन था जब रात को मुझे फ़ोन आता है 2 बजे कि लाल रंग की गेट्स है और ये नंबर है, क्या ये आपकी कार है? तो मैंने बोला, "हाँ जी, ये मेरी ही कार है।" कहते हैं, "ये इस कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया।" मैंने बोला, उसमें जो बैठे हुए हैं अंकल, मेरी उनसे बात कराओ।" तो उन्होंने कहा, "वो इस कंडीशन में नहीं है कि बात कर सकें।" मैंने कहा, "चलो आप उनके कान पे मेरा फ़ोन लगा दो।" मैंने पूछा, "राजीव तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है?" तो बोले, "हाँ।" तो मेरे को उनकी आवाज़ से लगा हाँ।
मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे ही था जो एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम वहाँ पे मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, मेट्रो रेल की लाइन चल रही थी। तो वहाँ पे एक ट्रेलर खड़ा था जिसके बाहर सरिये ही सरिये निकल रहे थे बाहर। वो उनको रात को अंधेरे में दिखे नहीं और कार उसके अंदर घुस गई। यहाँ से लेके यहाँ तक सरिया बाहर निकल गया। और जब मैं पहुंची वहां पे तो खूनो खून हुए पड़े थे वो। एक आदमी उनके साथ बैठा था जो गुरुजी का ही भेजा होगा ऑब्वियसली। वो बोलने लगा, दीदी आओ मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं जहाँ हॉस्पिटल बोलोगे मैं आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि आप ड्राइव करोगे तो मैं इनको पकड़ूंगा क्योंकि ये कंडीशन इनकी बहुत खराब है। मैं हमारे घर के साथ एक हॉस्पिटल था, दीपक हॉस्पिटल, वहां पे लेके आई। जब वहां लाई तो उन्होंने केस लेने से मना कर दिया, बोला ये तो पुलिस केस है, हम नहीं ले सकते। मैंने बोला मैं कहाँ जाऊं, इस टाइम 2-2:30 बज रहे हैं, कहाँ जाऊं? तो बोलने लगे हमें नहीं पता, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए। मैंने वहाँ के डॉक्टर्स मुझे सब जानते थे। मैंने एक डॉक्टर को रात को फोन किया, मैंने बोला ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब मैं ऋतु बोल रही हूँ और राजीव का एक्सीडेंट हो गया है बहुत बुरी तरह से, मैं लेके आई हूँ। तो ये लोग ले नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बोला फोन पकड़ाओ मुझे रिसेप्शन पे। रिसेप्शन पे फोन दिया तो उन्होंने बोला एडमिट करो अर्जेंटली, और वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये मेरा सब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो न्यूरो सर्जन का ही सब्जेक्ट है। तो पहले तो वहां पे डॉक्टर ने जो ऑन ड्यूटी थे उन्होंने एमआरआई कराई। जब एमआरआई कराई तो बोला, मुझे बताया कि इनके सर के 5 टुकड़े हो गए हैं, क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। और धीरे धीरे वो बेहोशी की हालत में चले गए थे तब तक। मैंने गुरुजी को प्रेयर करी और मैंने गुरुजी से मांगा कि गुरुजी आप बोलते हो मांगो मत, मनो बस मैंने, बट अब मैं मांग रही हूँ, मेरे अंकल की न्यू लाइफ दे दो। ये तो जा रहे हैं मुझे छोड़ के, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? तो उन्होंने, मुझे अंदर से आवाज आई कि सब ठीक होगा, लेकिन डॉक्टर्स जो बोलते थे वो ये बोलते थे कि ये बहुत क्रिटिकल है, इनके चांसेस ही नहीं है सर्वाइवल के। मैंने अ, मैंने बहुत प्रेयर करी और सुबह सुबह मैसेज पहुंचाया गुरुजी को कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया। गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि डॉक्टर भेज दिया है और यहीं पे करा लो, और मैंने तेरे अंकल को न्यू लाइफ दे दी है। ये सुन के मुझे थोड़ा सा हुआ। मेरे को जिसने मेरे से बात करी फोन पे वो पूछने लगा डॉक्टर गोरा है कि काला है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, ये क्या क्वेश्चन है, गोरा है कि काला है? मैंने बोला बहुत गोरे हैं। वो ऐसे गोरे हैं जैसे वो बीमारी में गोरे नहीं हो जाते लोग, वैसे गोरे हैं। तो वो मेरे से आंटी बोलने लगी कि ये गुरुजी के भेजे हुए डॉक्टर हैं, इनको यहीं पे करा लो सर्जरी। तो मैंने कहा मैं तो सोच रही हूँ कहीं पे अपोलो या फिर मैक्स हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट कराने का। तो वो बोलने लगे जब गुरुजी ने भेज ही दिए हैं तो फिर किस लिए? खैर सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया मुझे, कहने लगा मैंने अपना काम कर लिया, ऊपर वाले पे छोड़ो, कुछ नहीं मैं कह सकता। 48 आवर्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल। तो मैंने फिर से प्रेयर करी, गुरुजी को बोला 48 आवर्स बहुत क्रिटिकल है गुरुजी, बचा लो। खैर उन्होंने मुझे ये रिप्लाई आया गुरुजी का वहां से मुझे कि 1 महीने के बाद अंकल खुद कार चला के मेरे पास एम्पायर स्टेट आएंगे, ये मेरा वादा है तेरे से। ठीक यही हुआ। उसके बाद घर आए, बहुत तकलीफ में थे, बहुत ज्यादा तकलीफ थी। गुरुजी ने वहां से लोटा ब्लेस करके मेरे को भेजा, वो भिजवाया। और मैंने लोटे में जल, जैसे उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शंस दी उसके अकॉर्डिंगली मैंने उनको जल देना शुरू किया। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। जब इम्प्रूवमेंट हुई उसके बाद ठीक 20 मार्च को मेरे अंकल खुद ड्राइव करके गुरुजी के वहां गए। जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी बोलते हैं ओ आ गए न्यू लाइफ वाले बंदे, हुन हुन लोगों नु दसो कैस कैसे मैंने आपको न्यू लाइफ दी है।
मेरा रोना छूट गया। मैं इतना रोई खुशी के मारे कि मैं बता नहीं सकती। मैंने बोला गुरुजी थैंक यू सो मच, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, सिर्फ आपका शुक्राना ही कर सकती हूँ मैं तो गुरुजी ने बोला अब बंदे बन के रहो दोनों, मतलब अच्छे से एक दूसरे की सेवा करो, ध्यान रखो एक दूसरे का। गुरुजी ने बोला मेरे अंकल को, देख तेरी आंटी ने कितनी तेरी सेवा करी है, हुन तू लाइफ भर इसकी सेवा करनी है। और ठीक ठाक ऐसे ही चल रहा है, घर पे सब मेरा ध्यान रखते हैं, सब कुछ सही सही चल रहा है, सब कुछ ठीक होता है। जब मेरी बेटी छोटी सी, जब 3 साल की एम्पायर स्टेट जाती थी, तो वहां पर उसके हाथों और पैरों में उसको एक स्किन डिजीज थी, सोराइसिस। उसकी सारी पट्टियां बंधी होती थी। तो गुरुजी ने उससे पूछा, ए कमली की होया है तेरे हत्थां नू, पैरां नू? तो उसको समझ नहीं आई ये पंजाबी में क्या बोल रहे हैं। तो मैंने बोला गुरुजी ये इसके हाथों पैरों में सोराइसिस है, स्किन प्रॉब्लम है। तो उन्होंने पैरों की तरफ नहीं देखा, हाथों की तरफ देख के ऐसे किया, ऐसे मतलब ये उनका आशीर्वाद देने का ढंग था। तो जब ऐसे किया तो उस दिन से लेके आज तक उसको सोराइसिस नहीं हुआ, ना पैरों में ना हाथों में। ये एक और ब्लेसिंग है उनकी। फिर मेरी सिस्टर के घर पे गुरुजी ने बोला कि नई संगत इकट्ठी करो और सबको मैं आऊंगा, सत्संग करेंगे, नई संगत बुलाओ और वहां पे मम्मी और ब्यूटी पार्लर वाली आंटी को भी बुलाना। उन्होंने मुझे ये बोला, मैंने बोला मैं दीदी ट्राई करूंगी मम्मी को लेके आने की, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती, उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, वो तो कार में भी नहीं बैठ सकते हैं, तो मैं ट्राई करूंगी। खैर मैं लेके बड़ी मुश्किल से उनको गई वहां पर। 10 बज गए वहां पहुंचते पहुंचते, रास्ते में इतना ट्रैफिक जैम, इतना ट्रैफिक जैम, 3.5 पौने 4 घंटे लग गए हमको पहुंचने में। तो गुरुजी अंदर थे, कमरे में बैठे थे, संगत बाहर थी। तो बोलने लगे जा बहन और मानू ले आ। तो दीदी बोलने लगी इस टाइम थोड़ी आएंगे गुरुजी, ये तो देर हो गई, अब तो 10 बज गए। तो कहने लगे जा ना तू लेके आ। तो जब वो बाहर निकल के आई तो हम लोग सामने खड़े थे। मम्मी में इतनी हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि वो गुरुजी के पास जा सके। वो पहला कमरा जो उन्होंने देखा वहां बच्चों का कमरा था, उसी में लेट गए जाके। वहां लेटे, गुरुजी वहां पे आए, गुरुजी खड़े हुए, मम्मी लेटी हुई। बड़ा अजीब सा दृश्य मुझे लग रहा था। लेकिन मैंने ये बोला कि मम्मी उठो, गुरुजी आए हैं देखो। तो गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग दी। जितने टाइम भी वो आगे जो उनका सरवाइव किया, वो बेटर थे, थोड़े थोड़े अपने काम कर सक पा रहे थे, चल पा रहे थे। नहीं तो उनको खिलाना, नहलाना, चलाना, सब कुछ सब कुछ करना पड़ता था। मतलब कोई ऐसा नहीं था, दिन नहीं होता था जब ये ना करना पड़े। उनको पता नहीं चलता था कि क्या कर रहे हैं, वो होश में नहीं होते थे, वो डिप्रेशन में थे। लेकिन इतने बेटर हो गए कि अ, अपना खाना खुद शुरू कर दिया और बाथरूम जाना खुद शुरू कर दिया। और इतने अलर्ट हो गए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ मैं जा रही हूँ, कहाँ मैं आ रही हूँ, ये सब वो ज्ञान रखने लग पड़े। तो ये काफी इम्प्रूवमेंट थी मम्मी में जो गुरुजी की ब्लेसिंग से मिली। मेरी एक कजिन है, उनका बेटा बहुत बीमार था। एक 6 महीने हो गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट था, लिवर खराब हो गया था उसका। डॉक्टरों ने बोला कि ये तो लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं खा पाता था, कुछ पी भी नहीं पाता था, जो भी होता था सब बाहर निकल जाता था। मैंने उनको कई बार बोला दीदी आप गुरुजी के पास जाओ, आप अपने बेटे को नहीं ले जा सकते, लेकिन आप खुद जाओ और ब्लेसिंग लेके आओ। 15 अगस्त, मैं साल भूल गई हूँ कौन सा था, हो गए हैं 6 7 साल तो हो गए हैं इस बात को भी। ये याद है 15 अगस्त थी, 15 अगस्त को वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाएंगे, क्योंकि 16 अगस्त को उसकी मेदांता में बुकिंग थी लिवर ट्रांसप्लांटेशन की। जब वो 15 को जब जा रहे थे बड़े मंदिर, तो उनका बेटा जो चल भी नहीं पाता था,
वो 2 मंजिल नीचे उतर के आ गया और बोलने लगा, मैं भी जाऊंगा गुरुजी के बड़े मंदिर, मुझे देखना है वहाँ क्या होता है, मैंने इतना ऋतु दी से सुना है उनके बारे में, मुझे भी देखना है। तो उन्होंने कहा चल बैठ। कहता है देखा जाएगा जो होगा, मरना तो एक दिन है मुझे, अब ऐसे मरूं तो इससे बेटर है मैं गुरुजी के दर्शन करके मरूं। तो उसकी माँ रोने लग पड़ी, बोलने लगी ऐसे नहीं बोल बेटा। वो गए वहां पर, उसने वहां लंगर किया और खूब मिर्ची थी, बड़ा मुश्किल से उसने वो लंगर किया, चाय प्रसाद ली, जल प्रसाद लिया, सब कुछ लिया। घर आए, काफी लेट हो गए। सब उसके भाई भाभी भी लेके गए थे उसके साथ, पूरा परिवार गया था, 7 लोग गए थे। घर आए तो उसने उल्टी करी जो पूरी खून से भरी हुई थी। मतलब इतना क्रिटिकल चीजें हो गई उसके साथ। उनको इतनी इमरजेंसी में, जो 16 को जाना था वो 15 रात को ही मैदान था, उसको एडमिट कराने के लिए ले गए। जब अगले दिन उसका, जब लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जब उसके टेस्ट हुए तो डॉक्टर्स कहते हैं आपका तो लिवर नॉर्मल है, आपके तो लिवर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सब लोग बड़े हैरान होने लग पड़े, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने पूरे अपने वीडियोस दिखाए, सारी एक्सरेज दिखाई, एमआरआई दिखाई, तो बोलने लगे कुछ है ही नहीं इसमें, आप जाइए घर, ऑल द बेस्ट। वहीं से मुझे फोन आया, "अ, रितु दीदी, मैं तो ठीक हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं है, मेरी सर्जरी नहीं हो रही।" मैंने बोला जय गुरु जी, आपने सारे उसके कर्म काट दिए, जो उसकी प्रॉब्लम्स थी वो लंगर करवा के, लंगर प्रसाद करवा के आपने वो उसको खून की उल्टी करवा के सारा उसका अंदर से गंध निकाल दिया। जय गुरु जी करा। और मैं उन्होंने उसके बाद लंगर किया, घर में सत्संग किया, लंगर प्रसाद किया, सब कुछ किया। वो पहली बार किया था, उनको सब आता भी नहीं था ये करना। फिर उसके बाद वो वहां से सॉरी, थोड़ी आवाज टूट रही है मेरा। ऑडिबल हूँ मैं क्या सबके लिए? जी आंटी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अच्छा, मुझे ऐसे लगा था कि टूट रही है आवाज। नहीं नहीं, आ रही। फिर लंगर उन्होंने अपने घर में सत्संग कराया। और जो बेटा था उनका, जिसको जो बीमार था, वो वहाँ पे सेवा करता है पार्किंग में। और जो उसकी वाइफ है वो झूले पे उसकी सेवा होती है। वो 3 बार हफ्ते में जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। और दोनों सेवा करते हैं वहां पे, खुश हैं। फिर से बीमारी आई, फिर से तकलीफ आई 6 महीने पहले, फिर से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। लेकिन उसकी बीवी ने उसके तकिए के नीचे गुरु जी का स्वरूप रखा और थोड़ा सा जल प्रसाद दिया, वो फिर से वहां से ठीक होके आ गया। ये गुरु जी की ब्लेसिंग है उसको। 6 महीने पहले मेरा रूटीन ब्लड टेस्ट हुए, जो मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है, मैंने वो कराए तो डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट करवा दिए। भाई एज बड़ी हो रही है तो सब टेस्ट कराने चाहिए। हाँ, करवाए। उसमें मेरा शुगर लेवल जो था वो बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा ऊपर आया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको तो मेडिसिन पे डालना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ये तो जिंदगी भर का मेरा हो जाएगा, मैं ये सब इसको अवॉइड करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा फिर अपनी डाइट को इम्प्रूव करो, मीठा खाना छोड़ दो और डाइट इम्प्रूव करो। मैंने ये सब छोड़ा, लेकिन कुछ स्ट्रेस हो रखा था ये लॉकडाउन में। तो स्ट्रेस के कारण मेरा जो शुगर लेवल था बहुत हाई हो गया। और 15 दिन के बाद जब चेक करा तो 200 कुछ निकला। तो उन्होंने बोला कि अब तो आपको मेडिसिन खानी ही पड़ेंगी। जिस दिन मेडिसिन स्टार्ट करी उसी दिन मैं एक सत्संग में गई। हमारे पास नोएडा में ही लांबा आंटी हैं, उनके घर में सत्संग होता है। मैं वहां पे गई, उस दिन अंकल का बर्थडे था। उन्होंने हलवा प्रसाद, पेठे का प्रसाद और पेस्ट्री, 3 चीजें मीठी डाल दी। मैं समझ नहीं आ रही थी मुझे, मैं क्या खाऊं और क्या छोड़ूं, क्या घर ले जाऊं। घर तो मैं कभी कुछ लाती नहीं हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही थी इसमें से क्या करूं। इधर उधर देख रही थी। फिर मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को मिर्चें भी खिलाई थी ना, अब शायद मेरी शुगर भी ठीक करेंगे, ऐसा मेरे मन में विचार आया। मैंने सब कुछ खा लिया।
1 हफ्ते के बाद मैंने शुगर चेक करी तो मेरी 120 विदाउट मेडिसिन। मैंने बस 1 दिन मेडिसिन खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाई। मैंने बस गुरुजी के आगे मैं प्रेयर करती थी, गुरुजी मेरी शुगर को मत बढ़ने देना, थायराइड पहले है, ये हो गया तो मैं क्या करूंगी, बच्चे छोटे हैं अभी। खैर उन्होंने मेरे को इससे भी मुक्त करा। 3 साल पहले मेरा कुछ इनकम टैक्स में मैटर फंस गया, कुछ अपनी बेवकूफियां कर ली, कुछ गलती हो गई मुझसे। उसमें इतनी बुरी तरह फंसी कि मेरे को मेरा सीए बोलने लगा, ये तो आप फंसे हो, जबरदस्त फंसे हो, लंबा चक्कर डलेगा। मैं गुरुजी के आगे रोज अरदास करने लगी, गुरुजी हर पल शुक्राना है, लेकिन मैं को इसमें से निकाल दो। मैं क्या करूंगी अगर मैं फंस गई, मतलब बुरी तरह से फंसूंगी। गुरुजी मुझे यही आवाज आती थी, चिंता ना कर, चिंता ना कर। और ऐसे मैं आंख बंद करती थी तो ऐसे हाथ का इशारा आता था मुझे, कभी पिंक चोले में, कभी व्हाइट चोले में, कभी ब्लू चोले में, कभी ब्लैक चोले में, अलग अलग चोले में मेरे पास ये हाथ आता था जब मैं आंख बंद करती थी। खैर मेरा मैटर निकल गया, जो जो इम्पॉसिबल चीज थी वो पॉसिबल हो गई। मेरी मेड है, वो मेरे पास 16-17 साल से मेरे घर में ही रहती है। उसका बच्चा होने वाला था तो साथ में उसको स्टोन हो गया किडनी में। बड़ी तकलीफ, पेन, इतनी जबरदस्त पेन होती थी। हम उसको कभी रात को 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी इंजेक्शन लगवाने भागते थे कि ये तो बड़ा बुरा हाल है। 1 महीना उसने तड़प तड़प के निकाला, दर्द के मारे। दवाइयां खा नहीं सकती थी, इंजेक्शन लगवा सकती थी बट वो भी एक लिमिटेड थी। हमारे घर के पास गर्ग अंकल ने एक सत्संग रखवाया, ईस्ट दिल्ली का, जो एनुअल सत्संग होता था। वो ज्यादा करके वो दिन में होता था, उस बार पहली बार वो रात को हुआ। वहां मैं जाने लगी तो मैंने उसको बोला, बेटा अंदर से कुंडी लगा ले, मैं जा रही हूँ सत्संग में, तो मैं तेरे लिए जल प्रसाद वहां से लेके आऊंगी। तो बोलने लगी, दीदी मुझे भी ले चलो, मैं लंगर प्रसाद भी करूंगी वहां पे। वो क्रिश्चियन है, वो इन चीजों को मानती नहीं है, गुरु जी को मानती नहीं थी, करेक्ट मैं कर रही हूँ। लंगर करके आई, पूरी रात उसकी ठीक बीती। अगले दिन उसको कुछ नहीं हुआ, उसके अगले दिन वो भूल ही गई कि उसको कोई स्टोन भी था। उसका स्टोन गुरुजी ने निकाल दिया, उसका पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। ये है गुरुजी की कृपा और मिरेकल्स। मेरी एक और मेट थी जो आंटी थी, बड़ी थी, मेरी मम्मी को देखती थी वो, उनको नहलाना धुलाना, मेरे बच्चों को भी देखती थी। मैं काम करती थी पार्लर में तो वो ध्यान रखती थी। उनका एक बेटे के जन्म से हार्ट में होल था। वो होल को मैंने बोला, आंटी ऑपरेशन करवा दो उनका, मैं पैसे देती हूँ आपको। मैंने पैसे दिए आंटी को और ऑपरेशन हुआ। वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, एम्स में हुआ, और वो एकदम ठीक है। अपने उसके बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, वो आराम से अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उनके बड़े बेटे को पैरालिसिस हो गया, तो बोलने लगी, दीदी मुझे इंदौर जाना पड़ेगा, मेरे बेटे को पैरालिसिस हो गया। मैंने कहा उनको दिल्ली बुलाओ, यहाँ पे हम उनकी ट्रीटमेंट कराएंगे। वो दिल्ली आए अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हुई। ट्रीटमेंट के बाद काफी साल वो सरवाइव करे, फिर विद एज फैक्टर होने के कारण अभी उनकी लास्ट ईयर डेथ हो गई है। लेकिन उस उन दोनों को भी न्यू लाइफ गुरुजी ने दी। मैं जब मैं किसी भी सत्संग में जाती थी, वहां डेकोरेशन करती थी, गुरुजी का दरबार सजाती थी, तो मेरे मन में ये होता था, गुरुजी मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कभी आते ही नहीं हो। मैं जितनी बार भी सोचती हूँ, हमेशा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, कभी कोई वजह, कभी कोई वजह। मैं तरसती थी, तरसते हुए आंखों से देखती थी, जैसे मैं एनवी करती थी लोगों से कि इनके घर इतनी बार हो चुका है, मेरे घर एक बार भी नहीं। 2019 में ऐसे ही बैठे बैठे बच्चों बोलने लगे, मम्मा अब हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, अब यहाँ पे गुरुजी का सत्संग करेंगे। हमने ऐसे डिसाइड किया और गुरुजी आए। 14 साल लगा दिए गुरुजी ने मेरे घर में आने के लिए। 14 साल का मैंने मेरे को उन्होंने
वनवास दिया। तरसा तरसा के गुरुजी मेरे घर पे आए और इतना सुंदर दरबार सजा, पूरे घर में फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस थी। दूर सड़क में लोग आ रहे थे, वो कह रहे थे दूर तक फ्रेग्रेंस आ रही है। अभी भी कभी घर में बैठी होती हूँ तो एकदम लगता है किसी ने अगरबत्ती जलाई है। नहीं नहीं, ये अगरबत्ती की नहीं है, ये तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। कभी भी आ जाती है। हमारे सामने वाले घर में बहुत बार गुरुजी का सत्संग होता है, उनके यहाँ से भी मुझे अपने घर तक फ्रेग्रेंस आती है गुरुजी की। गुरुजी की बहुत कृपा है, गुरुजी की बहुत ही कृपा है। गुरुजी ने सबको बांध के रखा हुआ है। ये इतनी बड़ी हमारी फैमिली हो गई है कि किसी को भी कोई बात होती है, कुछ होती है, एक फोन करने से सारी संगत इकट्ठी हो जाती है। हाँ जी आंटी, आपको ये चाहिए, हाँ जी आंटी आपको ये प्रॉब्लम है। हम सब एक परिवार हैं। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी, आपने मुझे सत्संग करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।